हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में। तो देखिए बच्चों, आज की हमारी ये जो क्लास है या ये जो सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए, हालांकि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको डिस्कस करने चाहिए मोशन में, है ना। जब हम एक ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस कर रहे हो तब हमको जरूरत पड़ती है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करें, क्योंकि डिस्क्राइब करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कहते हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि हमको ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो आपको एक डेफिनेशन बताई गई होगी कि इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और इफ इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, it is not changing its position with time, then it is said to be in a state of rest or it is said to be at rest. तो बेसिकली मतलब अगर मैं बात कहूं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई अगर समय के साथ आप देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, उसका स्थान बदल रहा है, उसकी जगह बदल रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है। लेकिन पोजीशन चेंज होगी ये कैसे पता चलेगा हमको? तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कैसे किया जाता है ना। आप कहीं किसी जगह पे खड़े हो, कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, कोई एक पर्सन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेगा? वो थर्ड पर्सन को कैसे बताएगा कि आप किस जगह पे खड़े हो, है ना। तो ये पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर वहीं से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन वेक्टर। नाम से पता चल रहा है पोजीशन वेक्टर मींस अ वेक्टर क्वांटिटी दैट विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, है ना। कहीं पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो वेक्टर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकता है, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। फिर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन चेंज होने का मतलब पोजीशन वेक्टर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो डिस्प्लेसमेंट कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको भी एक वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन द डायरेक्शन फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उस डायरेक्शन में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है ना, सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए वेक्टर क्वांटिटी, किस तरह से हम उसके डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसकी पोजीशन को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का मेजर टास्क है। फिर इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी वैसे तो हम लोग अपना जो मैंने बताया आपको कि ये जो 11th और 12th में हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना, ये वही है जो आप पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बस एक तो थोड़ा जो पर्सपेक्टिव है हमारा, जो देखने का नजरिया है चीजों को, वो थोड़ा ब्रॉड करके देखेंगे। तो जैसे 9th क्लास तक आपने जो भी आपको ज्योमेट्री सिखाई जाती है वो 2 डायमेंशनल होती है। जनरली आप सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन तक आपको कन्फाइंड रखा जाता है, लेकिन एक्चुअली हमारा जो यूनिवर्स है ये 3 डायमेंशनल है ना। यहाँ पे 2 डायमेंशनल जैसा कुछ नहीं है। 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरह से जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो की जा सकती है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले सबसे पहले हम वही 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, जो आपको आता भी है, जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा भी है। तो मान लीजिए हम एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, और वो प्लेन हम यही ले रहे हैं जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ना। ये व्हाइट बोर्ड वाला प्लेन हम कंसीडर करें तो इस व्हाइट बोर्ड में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से दिस टू बी O, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन उसको हम पार्टिकल कहते हैं ना। पार्टिकल कहा जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका साइज 0 हो, जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट जो है उनको इग्नोर किया जा सके। तो हम भी और ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
डायमेंशन लेस है, लेंथ विड्थ हाइट, मतलब लेंथ विड्थ हाइट जो है उनको 0 अज्यूम किया जा सकता है। तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल यहां पर है, हमको इसकी पोजीशन बतानी है कि इस व्हाइट बोर्ड में ये इस जगह पर है। ठीक है, अब मुझको किसी सेकंड पर्सन को, मैंने देखा, मुझको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, लेकिन सेकंड पर्सन को मुझे बताना है कि भाई व्हाइट बोर्ड में उस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये पॉइंट है जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करूं मैं ना, ज्योमेट्रिकली कैसे इसकी पोजीशन को बताऊं कि भाई ये ऑब्जेक्ट कहां पर है व्हाइट बोर्ड में, किसी सेकंड पर्सन कैसे बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर प्लेन में कोई भी किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमको लोकेट करना है तो हम जनरली इस प्लेन को दो वर्टिकल, मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड कर लें। इस पूरे रीजन ऑफ 2 डायमेंशनल रीजन को, है ना, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में से डिवाइड कर लें। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये आप यहां भी बना सकते हो, ठीक है, कहीं भी बना सकते हो, या इस वाली लाइन को ये वर्टिकल एक्सिस और इसको आप बोर्ड के ये जो विड्थ है इसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस और बोर्ड की जो हाइट है इसको आप वर्टिकल एक्सिस मान सकते हो, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कंसीडर करें इस प्लेन में, एक जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक एक्सिस जो कि वर्टिकल है। जनरली हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन रहता है, हम इस एक्सिस को हर बार एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, तो यही कन्वेंशन चली आ रही है, हम भी यही मान लेते हैं कि लेट अस से द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। ये पॉइंट जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। एक तरह से आप ये कह सकते हो ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से सारे मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे, सारे जो मेजरमेंट हैं, है ना, उनको ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई क्वांटिटी मेजर करनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लेना है, कहां से मेजर करनी है, ओरिजिन से। वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कोई मेजरमेंट लेना है तो ओरिजिन से स्टार्ट करें। ओरिजिन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल मेजरमेंट विल स्टार्ट, जहां से हम सारे मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे, जहां से हम क्वांटिटीज को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। और एक तरह से ओरिजिन वो पॉइंट भी होता है जहां पर हम ऑब्जर्वर की पोजीशन कंसीडर करते हैं ना, मतलब सबसे आसान, सबसे सिंपल हमारे लिए पोजीशन को लोकेट करना रहेगा अगर हम ये मान लेंगे कि ऑब्जर्वर कहां है हमारा, यहां पे ओरिजिन पे। मतलब मान लीजिए मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं तो मैं अपनी पोजीशन कहां लूं, मैं मान लूं कि मैं यहां पे हूं, ओरिजिन पे। अब वो मेरी मर्जी है, मैं कहां से खड़ा होकर इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, यहां से देखना चाहता हूं तो मैं यहां पे दोनों एक्सिस को का इंटरसेक्शन पॉइंट बनाऊंगा, मैं यहां से देखना चाहता हूं तो मैं यहां पे एक्सिस ड्रॉ करूंगा और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां बना लूंगा। तो जो भी जिस पोजीशन पर ऑब्जर्वर है, जहां कहीं भी ऑब्जर्वर खड़ा है, उस पॉइंट को ओरिजिन लेना है आपको। और ओरिजिन मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो पॉइंट जहां से हमको सारे मेजरमेंट स्टार्ट करना। ठीक है बच्चों, अब देखिए पॉइंट ओ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। वो वेक्टर जिसकी टेल तो वहां पर आएगी जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, मींस ओरिजिन पर, और जिसका हेड वहां पर आएगा जहां पर एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट की हमको पोजीशन लोकेट करनी है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर वेक्टर का हेड और टेल वहां पर जहां पर ऑब्जर्वर है, मतलब ओरिजिन पर। तो अगर हम एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करें ना जिसकी टेल ओरिजिन पर और जिसका हेड एक्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आए, तो ये वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक, जनरली पोजीशन वेक्टर को स्मॉल आर वेक्टर से सिंबलाइज करते हैं, है ना, जैसे फोर्स को एफ से सिंबलाइज करते हैं, वेलोसिटी को वी से सिंबलाइज करते हैं, ऐसे ही पोजीशन वेक्टर को आर अल्फाबेट से सिंबलाइज किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैंने एरो हेड लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने क्या सीखा कि 9th क्लास में मान लो मैं किसी सेकंड पर्सन को बता रहा हूं तो मैं उसको ये बता दूंगा कि भाई वो पॉइंट व्हाइट बोर्ड में इस पॉइंट पे मैंने ओरिजिन दिया था, वहां पे मैं खड़ा था, और ओ तक कैसे पहुंचना है, ओ तक कैसे, मतलब इस पॉइंट ओ तक, मतलब ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंचना है, तो मैं उसको क्या बताऊंगा
कि जहां उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको ओरिजिन लेना है। ओरिजिन मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मैं उससे कहूंगा कि जो ये ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन आएगी इसकी पोजीशन की जो प्रोजेक्शन आएगी एक्स एक्सिस पर, है ना, उतना डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलिए। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? तो ये प्रोजेक्शन निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं। क्या करने, अगर मान लीजिए इसकी पोजीशन की प्रोजेक्शन निकालनी है तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस पर। अगर पोजीशन की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे निकालनी है तो ऑब्जेक्ट जहां पर है वहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर हम ड्रॉ कर लें। तो ओरिजिन से लेकर और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक की जो लेंथ आएगी ये इसकी पोजीशन का प्रोजेक्शन हो गई एक्स एक्सिस पर। ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझको वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन का प्रोजेक्शन निकालना है तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट जहां पर है उस पोजीशन से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं ऑन टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर मैं एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये जो हमारी ये लेंथ आएगी ओरिजिन से लेकर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक, जो कि हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ करी है, ये आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन टू वाई एक्सिस। तो अब मैं किसी सेकंड पर्सन को मुझको बताना है कि भाई ऑब्जेक्ट कहां है, तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरा ओरिजिन है, वहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया, फिर मैं एक्स डिस्टेंस चलना है मुझको एक्स एक्सिस पर, और वो एक्स डिस्टेंस कितना है, जितना इस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन आएगी एक्स एक्सिस पर उतना डिस्टेंस मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चलूंगा। फिर आप एक्स एक्सिस पर उस पोजीशन पर मतलब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के एंड पॉइंट पर पहुंच जाओगे, है ना, प्रोजेक्शन के बराबर डिस्टेंस चलकर आप पहुंचोगे एक्स एक्सिस पर। फिर वहां से आपको क्या करना है, जितना इसका वाई प्रोजेक्शन है उतना डिस्टेंस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग चलना है। तो आप चलोगे, जितनी वाई प्रोजेक्शन है उतना वर्टिकल एक्सिस के अलोंग चलोगे, तो आप इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो हमको क्या चाहिए, हमने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में मान लीजिए इस प्लेन को अगर कैटेगराइज कर दिया और हमको पता है कि ओरिजिन कहां है, तो हमको ये दो डिस्टेंस चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर कितना है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कितना है। अगर ये हमको पता है तो हम जितना एक्स प्रोजेक्शन है उतना ही डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग चल के, और जितना वाई प्रोजेक्शन है फिर उतना डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग चल के हम उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो मैं किसी सेकंड पर्सन को बताऊं कि भाई इतना एक्स प्रोजेक्शन है इतना वाई प्रोजेक्शन है, तो वो पहुंच जाएगा उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर इस प्लेन में, ना। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट की, इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स, ना। तो ये जो एक्स प्रोजेक्शन आएगी जनरली इसकी पोजीशन की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, इसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और इसकी जो पोजीशन की प्रोजेक्शन आएगी वाई एक्सिस पर, इसको हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जनरली क्या करते हैं, इसको इस तरह से एक ओपन ब्रैकेट से एक्स कॉमा वाई करके हम रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉइंट ओ जो है, पॉइंट ओ के साथ लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि पॉइंट ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कॉमा वाई है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब उसकी पोजीशन की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, वाई कोऑर्डिनेट मतलब उसकी पोजीशन की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर। ठीक है बच्चों, ये बात आई समझ में आपके? अब हमने जो अब तक अपना वेक्टर का ज्ञान अर्जित करा है हम वो अप्लाई करें। तो हमने कहा कि भाई ये हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी टेल ओरिजिन पर आए जहां पर ऑब्जर्वर है, और जिसका हेड ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आए, और उसको हम आर वेक्टर कहेंगे पोजीशन वेक्टर को। तो ऑब्जेक्ट ओ का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होता है। अच्छा, वैसे जैसे हम मतलब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन, तो हमने एक्स वाई के कोऑर्डिनेट भी हमको पता है। मैं आपसे कहूं इस वेक्टर आर का रिजोल्यूशन करिए, इस प्लेन में एक इसका कंपोनेंट वेक्टर निकालिए एक्स एक्सिस के अलोंग, एक इसका कंपोनेंट वेक्टर निकालिए वाई एक्सिस के अलोंग। तो आप कहोगे कि भाई कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? मान लो आर वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पर, तो इसके टेल से लेकर और फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर तक की जो लेंथ है वो इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगी ये लेंथ। इसी तरह से इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पर, और ओरिजिन से लेकर फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर तक की जो लेंथ है ये इसके वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आएगी उसका मैग्नीट्यूड होगी।
तो बेसिकली हम देखें ये x और y कोऑर्डिनेट जो हैं ये इस पोजीशन वेक्टर के ही x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ना। तो मैं क्या इस पोजीशन वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये r के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जितना एक्स कोऑर्डिनेट है इस पोजीशन का, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है उतना ही एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, है ना। बस ये है कि डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमने एक वेक्टर लगा दिया एक्स आई कैप। तो एक्स आई कैप आर वेक्टर का कंपोनेंट हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई जे कैप इस आर वेक्टर का कंपोनेंट हो गया वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर हमको किसी भी एक पॉइंट के, मान लीजिए जैसे प्लेन में कोई भी एक पॉइंट है उसके हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी एक ओरिजिन के रिलेटिव, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट हमेशा इस बात पे डिपेंड करेंगे कि ओरिजिन कौन सा है। मान लीजिए मैंने अगर ये इस तरह से लिए होते एक्सिस, तो ओरिजिन में ये लेता, पोजीशन वेक्टर यहां से आता, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी अलग आती और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी अलग आती। तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने ओरिजिन किस पॉइंट को कंसीडर किया है ना, कि ऑब्जर्वर कहां पे लोकेटेड है। तो ये बात आई समझ में आपके, कि अगर हमको किसी ओरिजिन के रिलेटिव एक पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उसके पोजीशन वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पर और हेड उस पॉइंट पर आएगी जहां पर ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, उस पोजीशन वेक्टर को हम उसके कोऑर्डिनेट्स को यूज करके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, या अभी 3 डायमेंशनल स्पेस में डिस्कस करेंगे एक्स वाई जेड, वो एक्चुअली और कुछ नहीं उसके पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स जो आएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को, एंड लेट अस डिस्कस द लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी वैसी है जैसे प्लेन में किया। प्लेन आपका 2 डायमेंशनल है ना, ये तो 2 डायमेंशनल है, और जनरली हम जानते हैं कि यूनिवर्स जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो मोस्टली हमारे पास ऐसे केसेस आएंगे कि भाई एक इंसेक्ट है वो फ्लाई कर रहा है, तो उसका मोशन किसी प्लेन में कन्फाइंड नहीं है, वो उड़ रहा है। तो मान लीजिए जैसे एक आपके रूम से एक हाउस फ्लाई, मान लीजिए मक्खी, एक कॉर्नर से डायगनली अपोजिट कॉर्नर तक मूव करती है ना। तो आप देखिए डायगनली अपोजिट कॉर्नर तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अगर हम अपनी रूम के जो लेंथ विड्थ और हाइट है ना, लेंथ विड्थ और हाइट, मान लीजिए आपके रूम की लेंथ ये है, आपके रूम की विड्थ ये है, और आपके रूम की हाइट जो है वो ये 3rd एक्सिस है, ठीक है। और एक फ्लाई यहां से लेकर और डायगनली अपोजिट कॉर्नर तक जा रही है, तो आप देखेंगे उसने डिस्टेंस लेंथ के अलोंग भी ट्रेवल किया, क्योंकि वो यहां से यहां पहुंच गई, तो इस डायरेक्शन में भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। वाई एक्सिस के अलोंग भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जेड एक्सिस के अलोंग भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में हमारे सामने जो मोशन आएगा ऑब्जेक्ट का वो 3 डायमेंशनल होगा। प्लेन मोशन इन अ प्लेन इज जस्ट एन we can say a special case when the motion along the 3rd dimension will be 0. एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अलोंग अगर मोशन ना हो ना, तो फिर वो प्लेन में कन्फाइंड हो जाता है। लेकिन जनरल केस तो हमारा 3 डायमेंशनल मोशन का आएगा। तो हम क्या करें, क्यों ना इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है वो भी पढ़ लें। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उस स्पेस को, है ना, मतलब एक जो भी रीजन ऑफ स्पेस जहां तक ऑब्जेक्ट का मोशन कन्फाइंड करना है, उसको ये मान लो कि वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अंदर बाउंडेड है, ठीक है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अंदर आप उसको बाउंडेड अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए जैसे ये है हमारा, तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, और लेट अस से दिस टू बी जेड एक्सिस, ठीक है। तो यही आप देखिए, यही आपके रूम का स्ट्रक्चर आएगा।
और इसी को एक्सिस को आप बड़ा करते जाइए, इंक्रीज करते जाइए, इनफाइनाइटली लॉन्ग ले लीजिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ये भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो आप देखेंगे पूरा यूनिवर्स इन्हीं 3 एक्सिस के लॉन्ग अंदर आ सकता है। तो इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट लोकेटेड है ना, कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन को, है ना, हम इन 3 एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे प्लेन में हमने 2 एक्सिस के, हमको सिर्फ 2 एक्सिस की जरूरत थी उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट प्लेन में है तो 3rd एक्सिस के अलोंग उसकी प्रोजेक्शन 0 होगी। मान लीजिए एक एक्सिस ले लें इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसके अलोंग तो प्रोजेक्शन 0 आएगी ना हमेशा, अगर ऑब्जेक्ट इस प्लेन में ही रहेगा। तो इसलिए हम 3rd एक्सिस को एलिमिनेट कर देते हैं और अपने जो हमारा एक तरह से कहा जाए जो स्टडी है, जो एनालिसिस है, उसको सिर्फ 2 डायमेंशन में ही कन्फाइंड रखते हैं। अब मान लीजिए अगर 3rd डायमेंशन मिले, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई मैं उसको हवा में तो ड्रॉ कर नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 3rd एक्सिस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस से दिस टू बी z एक्सिस, इसको हम कह देते हैं x और इसको कह देते हैं y। समझे बच्चों? और z एक्सिस आपको ऐसे ही लेना है। z एक्सिस मतलब ड्रॉ मैंने इसी प्लेन में किया, लेकिन ये इस प्लेन में नहीं है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस इस तरह से है और ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। x will be perpendicular to z axis, y will be perpendicular to z axis and vice versa। ठीक है। अब यहां पर हमारा एक, मान लीजिए ये हमारा एक 3 डायमेंशनल प्लेन है और एक ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर, जहां मैं ये अपनी फिंगर पॉइंट कर रहा हूं, मान लीजिए मेरी फिंगर की टिप पे वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में लोकेटेड है ना। इसकी प्रोजेक्शन आप देखिए, एक्स एक्सिस पर भी इसकी प्रोजेक्शन आएगी, इसकी प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पर भी आएगी और इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर भी आएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं जो 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, जिसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर भी आए, वाई एक्सिस पर भी आए और जेड एक्सिस पर भी आए। तो मान लीजिए ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है। अभी आप समझ सकते हैं कि मुझको वो ड्रॉ करना है यहां पर, तो मुझको तो कोई व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करना है, तो देखने पे तो आपको लगेगा जैसे मैंने उसको प्लेन में लिया है, लेकिन नहीं, आपको ये इमेजिन इस तरह से करना है कि मैं उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है P। अब हमको इसकी पोजीशन लोकेट करनी है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या करना है, आप इसकी प्रोजेक्शन ले लीजिए, किस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। तो उसके लिए क्या करोगे, आप पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो ओरिजिन से लेकर और जो हमारी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगी किसी भी एक्सिस पर, वो कहलाएगी कोऑर्डिनेट। लेंथ ऑफ दैट, मतलब ओरिजिन से लेकर और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, वो एक्चुअली होगी क्या, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन का प्रोजेक्शन आएगी उस रिस्पेक्टिव एक्सिस पर। जैसे पॉइंट P से आपने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ओरिजिन से लेकर और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक की जो लेंथ होगी वो क्या हो गया आपका, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर। सिमिलरली अगर आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी वाई प्रोजेक्शन, मतलब पोजीशन की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर। और ये जो लेंथ आएगी ओरिजिन से लेकर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको आप वाई कोऑर्डिनेट कह सकते हो। सेम फॉर जेड एक्सिस। तो मैं इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन 3 कोऑर्डिनेट की टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकता हूं, एक्स वाई जेड। जहां पर एक्स क्या है, उसकी पोजीशन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, इसी को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर। जेड कोऑर्डिनेट क्या है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का प्रोजेक्शन जेड एक्सिस। ठीक है, तो मान लीजिए अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा 3rd जेड एक्सिस है और वो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो मैं एक वेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो इस वेक्टर का देखिए प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर भी आ रहा है ना, इसकी पोजीशन यहां पे है ऑब्जेक्ट, मान लीजिए जो टिप है हमारी यहां पे ऑब्जेक्ट, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे भी आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर भी आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पर भी आ रहा है। तो तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर कितनी आ रही है, वाई एक्सिस पर कितनी आ रही है, जेड एक्सिस पर कितनी आ रही है, तीनों कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी।
तो मान लीजिए 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे x, y, z है। तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं ओरिजिन से लेकर और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक, कि वेक्टर की टेल ओरिजिन पर आए और उसकी पोजीशन मतलब उसका हेड ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आए। तो ये हवा में तो मैं 3 डायमेंशनल, फिर वही बात है कि ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकता, ड्रॉ मुझको प्लेन में ही करना पड़ेगा। लेकिन बात वही है कि आप इसको इमेजिन इसी तरह से कीजिए कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है, ठीक है। इसके तीनों एक्सिस के अलोंग इसके कोऑर्डिनेट आएंगे। तो लेट अस से दिस टू बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। मैंने P प्रीफिक्स लगा दिया है जो ये बता रहा है कि ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, और एक एरो है। तो देखिए वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पर आ रही है और हेड उस पॉइंट पर आ रहा है जहां जिस ऑब्जेक्ट की, जिस पॉइंट की हम पोजीशन लोकेट कर रहे हैं। तो ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना। और इस पोजीशन वेक्टर का अगर हम रिजोल्यूशन करें, इसके कंपोनेंट निकालें एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जितना इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसा अभी मैंने बताया। आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर इसके हेड से, वेक्टर के हेड से, और ओरिजिन से लेकर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक की जो लेंथ है, ये इसकी इस वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन आएगी एक्स एक्सिस के अलोंग, उसकी लेंथ हो गई, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये उतना ही है जितना एक्स कोऑर्डिनेट है। हम ये नहीं कह सकते क्या कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ना। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जो है इस ऑब्जेक्ट का जो कंपोनेंट वेक्टर आएगा y एक्सिस के अलोंग, उसका मैग्नीट्यूड है। और z कोऑर्डिनेट जो है इस पोजीशन वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा z एक्सिस के अलोंग, उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैं इसी r, इस p पॉइंट के पोजीशन वेक्टर rp को लिख सकता हूं xi कैप प्लस yj कैप प्लस z, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करते हैं तो वहां पे देखिए 3 कंपोनेंट आएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन वेक्टर की प्रोजेक्शन, पोजीशन वेक्टर का y कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग पोजीशन वेक्टर की प्रोजेक्शन, और पोजीशन वेक्टर का z कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग पोजीशन वेक्टर की प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये तरीका है, दिस इज द मेथड बाय विच वी यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन और इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। कैसा भी रीजन हमको दे रखा हो, 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, ये तरीका है जनरली किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने का, ठीक है। समझे बच्चों। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। देखिए ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर का पूरा एनालिसिस की पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कैसे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो जैसे अभी 9th क्लास तक आपने पढ़ा कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, चलिए पहले हम इसको ज्योमेट्रिकली ही, प्रॉब्लम को हम ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास एक 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस है और हम क्या करेंगे कि 3 डायमेंशनल स्पेस को 3 एक्सिस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से रिप्रेजेंट किया करेंगे, है ना। ये पॉइंट जहां पर तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, ओरिजिन वो पॉइंट भी होता है जहां से हम तीनों एक्सिस के अलोंग जो मेजरमेंट हमको करना है वो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, पहले पॉइंट ए पर है, तो आपसे कहा जाता है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इनिशियल का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, आप उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जब आपने उसको देखना शुरू किया, हाँ, जब आपने उसको देखना शुरू किया, वो पॉइंट, वो इंस्टेंट कहलाता है इनिशियल टाइम, ठीक है। और इनिशियल टाइम का मतलब हमेशा t इक्वल्स टू 0। कि देखिए सबसे पहली बात तो अगर आपको मोशन स्टडी करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मोशन एनालाइज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपके हाथ में घड़ी होनी जरूरी है, बिकॉज मोशन इज ऑलवेज स्टडीड रिलेटिव टू टाइम। जैसे बेसिक डेफिनेशन है ना मोशन की, कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट विल सेट टू बी इन मोशन। तो मतलब टाइम के रिलेटिव, टाइम के सापेक्ष में हम देखते हैं कि भाई मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप देखोगे वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, टाइम का मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए मोशन एनालाइज करना है तो आपके पास में घड़ी होनी जरूरी है। ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक, एक घड़ी जो टाइम को मेजर कर सके, टाइम इंटरवल को मेजर कर सके, वो होनी जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए आप किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जरूरी तो नहीं कि जब आपने देखा तभी वो मूव करना स्टार्ट करे, हो सकता है वो पहले से ही मूव कर रहा हो। तो इनिशियल टाइम वो नहीं लेना है जब से उसने मूव करना स्टार्ट किया, नहीं, हो सकता है पता नहीं हमको कब से वो मूव कर रहा था। हम तो इनिशियल टाइम t = 0 उस इंस्टेंट को काउंट करेंगे जिस इंस्टेंट से हमने देखना शुरू किया। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट कहीं से भी घूमता कलकत्ता दिल्ली से आ रहा होगा, हमने तो इसको तब देखना शुरू किया जब ये पॉइंट ए पर था। तो अब इसी को कहेंगे अपनी इनिशियल पोजीशन और इसी इंस्टेंट को कहेंगे इनिशियल टाइम, t = 0। ठीक, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, t = 0 टाइम पर, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन होगी। मुझको अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, अभी सीखा हमने कि भाई टेल ओरिजिन पे आए और हेड पॉइंट ए पर आए, ऐसा एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। लेट अस से दिस टू बी आर ए। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ किसी भी, मान लो कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाथ सा इसने कवर किया और ये पॉइंट बी तक पहुंच गया, ठीक है। तो हमको ये नहीं देखना है उसने पाथ कौन सा ट्रेवल किया है, नहीं, हमको तो ये देखना है कहां से चला, पॉइंट ए से चला, कहां पहुंचा, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी के लिए भी एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका हेड पॉइंट बी पर आए और जिसकी टेल ओरिजिन पर आए, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अच्छा, बी वो पॉइंट है जहां पर हमने मोशन ऑब्जर्व करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फाइनल पोजीशन, ये हमारे पास आ गई फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट। तो फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर हो गया आर बी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने पढ़ा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कौन सी डायरेक्शन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन क्या है, तो इनिशियल तो ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ये डायरेक्शन क्या हो गई इनिशियल से फाइनल पोजीशन की, ये हो गई। इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितनी हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट while moving from initial to final position in this direction. Which direction? In the direction from initial to final position. अब इसमें हो सकता है ऑब्जेक्ट ऐसे गया हो सकता है इस रास्ते से गया हो सकता है इस रास्ते से गया, ऐसे तो इनफाइनाइट पाथ बना सकते हैं, है ना। इन पाथ की लेंथ तो अलग अलग आएगी, हम जानते हैं पाथ की लेंथ कहलाती है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमको ये नहीं देखना उसने पाथ क्या ट्रेवल किया है, हमको तो ये देखना है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की जो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वो डिस्टेंस हमेशा आप इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी वो उस डिस्टेंस के बराबर होगी। तो बेसिकली मैं अगर एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं जिसकी टेल तो आए इनिशियल पोजीशन पर, है ना, वो वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन में, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में। तो वो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर की टेल तो आए हमारी इनिशियल पोजीशन पर और वेक्टर का हेड आए फाइनल पोजीशन पर। ऐसा ही एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया जिसकी टेल तो इनिशियल पोजीशन पर थी और जिसका हेड फाइनल पोजीशन पे था, है ना। ये हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट अस से दिस टू डी, मैं डी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारा डी से एस से जिस वेक्टर से भी, वेरिएबल आपका मन है जो भी आप लेना चाहें, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हाँ भाई, हाउ टू, मतलब थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। एक तरह से क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं ये भी कह सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन, है ना। तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन,
यहां पे हम पोजीशन को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। ये तो मैंने जो डेफिनेशन है ना कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन, वहां से डिफाइन कर दिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विल बी गिव यू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको शो करूंगा कि हाँ यही बेसिक डेफिनेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट की। हम इसको ट्राइंगल लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ये तीन वेक्टर हमारे इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलके ये क्लोज ट्राइंगल बन रहा है। आप कहोगे हाँ बन रहा है, दिख रहा है भाई, आर ए वेक्टर, डी वेक्टर और आर बी वेक्टर मिलकर एक ट्राइंगल बन गया, ठीक, क्लोज ट्राइंगल बन गया। अब हम देखिए इसमें आर ए वेक्टर और डी वेक्टर जो है वो ऑर्डर में अरेंज है, हेड टू टेल अरेंज्ड है, क्योंकि डी वेक्टर की जो टेल है वो आर ए वेक्टर के हेड के साथ कॉन्साइड कर रही है ना। लेकिन आरबी वेक्टर जो है उसका ऑर्डर रिवर्स है। भाई ऑर्डर तो ये आता है कि आरबी वेक्टर की जो टेल है वो डी वेक्टर के हेड से और हेड जो है ओरिजिन पे आता है, लेकिन आरबी वेक्टर इसके रिवर्स ऑर्डर में। आरबी वेक्टर की टेल तो आर ए वेक्टर के टेल के साथ और आरबी वेक्टर की जो हेड है वो डी वेक्टर के हेड से कॉन्साइड कर रहा है ना। तो कुछ याद आ रहा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि आर ए और डी ऑर्डर में अरेंज करने पर, हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज करने पर एक ओपन ट्राइंगल बना रहे थे। लेकिन इस पोजीशन, ये जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है आर बी, इसको जब हमने रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ किया तो इसने ये ट्राइंगल क्लोज कर दिया। तो ये जो थर्ड क्लोजिंग साइड है ट्राइंगल की विच इज ड्रॉन इन रिवर्स ऑर्डर, दिस मस्ट बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, जो ये एडजेसेंट ट्राइंगल के, ओपन ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको हमने ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर ए वेक्टर और डी वेक्टर का जो सम है वो आर बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये वैसे भी बहुत साधारण सी बात है, इतना समझाया उसकी जरूरत नहीं थी कि भाई इनिशियल पोजीशन क्या है आर ए, वहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी, तो दोनों का वेक्टर सम फाइनल पोजीशन आनी चाहिए ना, वही लिखा है हमने। इनिशियल पोजीशन वेक्टर के साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इनिशियल से फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में, उसको ऐड कर दो, आपके पास फाइनल पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। क्या यहीं से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर्स को यूज करके, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर हमको पता है एक ऑब्जेक्ट के, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस कंसेप्ट पर या इस कंसेप्ट को यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस करेंगे, समझे? ठीक है जी।